हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। वहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर लोड प्रतिबाधा ZL RL प्लस आयोटाक से लिखा था और जेड इक्वलेंट को लिखा था R इक्वलेंट प्लस आयोटाक्स इक्वलेंट, तो कंक्लूजन ये निकाला था कि जब ZL और जेड इक्वलेंट परस्पर संयुग्मी होंगे तो उस केस में स्रोत द्वारा लोड को संचित शक्ति का मान है वो क्या होगा, अधिकतम। अब ये हमने कैलकुलेट किया था, हमने इसको प्रूव कर लिया था। अब हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि वो जो अधिकतम संचित शक्ति है उसका मान क्या होगा। तो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था कि P की वैल्यू थी पावर की स्रोत से लोड को संचित शक्ति, स्रोत से लोड को संचरित शक्ति, इसकी वैल्यू थी E इक्वलेंट स्क्वायर इंटू RL अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। इस कंडीशन से कंडीशन अपने को ये मिली थी R इक्वलेंट इज इक्वल टू RL मैक्सिमम के लिए, ये यहाँ पुट करेंगे तो फॉर मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करने के लिए P मैक्सिमम जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E इक्वलेंट स्क्वायर RL अपॉन ये हो जाएगा RL प्लस RL 2RL, तो हो जाएगा 4RL स्क्वायर, यानी P मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी E इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 2RL। अर्थात स्रोत से लोड को जो संचित अधिकतम शक्ति है उसका फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 2RL। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सर्किट हमने ऐसा बनाया था जिसमें एक E इक्वलेंट लगा हुआ था, सीरीज में एक Z इक्वलेंट लगा हुआ था और एक लोड ZL लगा हुआ था। इसको A कहा था हमने, इसको B कहा था। इस स्थिति में अगर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वाले केस में करंट धारा का मान ज्ञात करें तो करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा R इक्वलेंट प्लस RL, दोनों सेम है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी E इक्वलेंट अपॉन 2R इक्वलेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की हेल्प से अधिकतम शक्ति कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रवाहित धारा का मान। यानी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का हमने प्रूफ देख लिया है। प्रूफ में ही हमने प्रूव कर दिया कि ZL और Z इक्विवेलेंट संयुग्मी होंगे तब पावर ट्रांसफ़र क्या होगा मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू का फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, मिलर थ्योरम, मिलर प्रमेय, मिलर थ्योरम, मिलर थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई प्रवर्धक है उसकी वोल्टता लब्धि, वोल्टेज गेन A है, वोल्टता लब्धि A है, निवेशी व निर्गम के मध्य प्रतिबाधा Z है। यानी कोई चतुर टर्मिनल जाल है जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कैपिटल A है, उसके निवेश और निर्गम के मध्य प्रतिबाधा Z है, तो उसकी निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा Z इन होगी Z अपॉन 1 - A, और उसकी निर्गम प्रतिबाधा Z आउट होगी AZ अपॉन A-1। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, मिलर प्रभाव, मिलर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, प्रूव करते हैं हम। स्टेटमेंट ये हो गया कि जिस चतुर्थ टर्मिनल जाल की वोल्टता लब्धि या वोल्टता प्रवर्धन गुणांक A है
निवेशी और निर्गम के मध्य प्रतिबाधा जेड है, तो निवेशी प्रतिबाधा इस फॉर्मूले से, निर्गम प्रतिबाधा इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ये मिलर प्रभाव कहलाता है। इनको हम प्रूव करेंगे कि जेड इनपुट और जेड आउटपुट की वैल्यू यही होंगी। ठीक है, प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए एक टर्मिनल कंसिडर कर लूँ, 4 टर्मिनल नेटवर्क, एक रेखिक जाल मान लूँ, रेखिक जाल, आउटपुट उसमें V2 होगा AV1। ठीक है, यहाँ V1 मान लिया, इनके बीच में ये जेड इनपुट, इधर करंट फ्लो मान लिया I1, V2 जेड आउटपुट, इधर फ्लो होने वाले करंट को मान लिया I2। ठीक है, या दूसरे फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ मैं तो ऐसा शो कर सकता हूँ कि निवेशी और निर्गम के मध्य प्रतिबाधा जेड है, तो अपने को जेड इन और जेड आउट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सबसे पहले लिख रहा हूँ, रेखिक जाल के लिए, रेखिक जाल के लिए क्या कंडीशन है, यही V2 इज इक्वल टू A टाइम्स V1। फर्स्ट दे दिया इसको, निर्गत वोल्टता इज इक्वल टू निवेशी वोल्टता इंटू वोल्टेज गेन, वोल्टता लब्धि। अब I1 जो धारा है वो इनपुट से आउटपुट की ओर, तो ऐसे लिख दूं, निवेश से प्रवेशित या निर्गम की ओर प्रवाहित धारा, निवेश से निर्गम की ओर प्रवाहित धारा I1। ठीक है, I1 इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2 अपॉन इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने क्या कहा था, प्रतिबाधा क्या थी, जेड। तो आई क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस, इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, I1 इज इक्वल टू V1, V2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, क्या है AV1 अपॉन क्या हो गया जेड। लिख दूँ यहाँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो I1 आ जाएगा यहाँ से, V1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस A अपॉन जेड, यानी इसको आप सोल्व करोगे तो वहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन क्या हो जाएगा, जेड अपॉन 1 माइनस। तो धारा इज इक्वल टू विभवांतर अपॉन प्रतिरोध या प्रतिबाधा, यानी I1 जो फ्लो हो रही है वो करंट इनपुट में है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पिडेंस, यानी हो जाएगा V1 अपॉन जेड इनपुट, वेयर जेड इनपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड अपॉन 1 माइनस। ये तो प्रूफ हो गया, एक तो जेड इनपुट ये आ गया। सिमिलरली अब हम मान लेते हैं I2 किधर है, आउटपुट से इनपुट, निर्गम से निवेश की ओर प्रवाहित धारा, निर्गम से निवेश की ओर प्रवाहित धारा I2 अब हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि धारा इधर फ्लो हो रही है, तो ये वोल्टेज माइनस ये अपॉन क्या हो जाएगा, इम्पेडेंस। वैल्यू पुट करते हैं, V2 माइनस V1, V1 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे 1 से, V1 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन ए, V2 अपॉन ए माइनस क्या हो जाएगा जेड, यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो देखो I2 की वैल्यू अपने को मिलेगी, V2 कॉमन ले लूँ ऊपर, 1 माइनस 1 अपॉन ए अपॉन जेड,
यानी I2 इज इक्वल टू हो गया V2 A-1 अपॉन A अपॉन Z, यानी I2 की वैल्यू हो गई V2 अपॉन AZ अपॉन A-1। I2 आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट इम्पीडेंस, यानी ये क्या होगी V2 अपॉन Z आउटपुट। यानी यहाँ से अगर लिखें हम तो Z आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी AZ अपॉन A-1। ये और ये दोनों क्या हो गए इक्विवेलेंट। इस प्रकार मिलर थ्योरम प्रूफ हो गई। स्टेटमेंट था कि यदि चतुर्थ टर्मिनल जाल की वोल्ता लब्धि या वोल्ता प्रवर्धन गुणांक कैपिटल A निवेश और निर्गम के मध्य प्रतिबाधा Z हो तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस तो इस फॉर्मूले से दी जाएगी और आउटपुट इम्पीडेंस दी जाएगी। इस फॉर्मूले से ये स्टेटमेंट था और इस प्रकार हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ये थी मिलर थ्योरम। तो इस प्रकार हमने इस यूनिट की सभी 7 थ्योरम, उनके स्टेटमेंट और उनको प्रूव कर लिया और आपको आइडिया दे दिया कि इसमें जो क्वेश्चन है थ्योरम का या उसको थ्योरम के स्टेटमेंट का उसको प्रूव करवाने का या उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।